महाराष्ट्र में सियासी तापमान फिर बढ़ गया है। भाजपा विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उद्धव को अब सभी ने त्याग दिया है और उनका हालिया बयान उनकी हताशा को उजागर करता है। कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव के करीबी रिश्तेदार और पूर्व मंत्री भी उनसे दूरी बना चुके हैं, जिसके कारण वे निराधार टिप्पणियां करने लगे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति अपने मंत्रालयों में कम जाता है वह अमित शाह जैसे मेहनती नेता पर आलोचना कैसे कर सकता है। राजनीति उन्होंने कहा उद्धव संभाल नहीं पाए। श्रीमान उद्धव ठाकरे को जितने भी उनके अपने थे वे सारे लोग छोड़ करके चले गए। जब बाद में इंसान अकेला रह जाए तो स्वाभाविक रूप से उसकी दिमागी हालत सही नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का ये बयान, ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान का बयान है, जिसके पास खून के रिश्तेदार भी नहीं बचे, विधायक, सांसद, मंत्री सब छोड़ करके चले गए। अब बचे कुछ लोगों के सामने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो इस प्रकार की फिजूल की बातें करते। कौन सी विकास की बात कही उन्होंने? टॉन्टिंग के अलावा श्रीमान उद्धव ठाकरे को आता क्या है? 2.5 वर्षों के कार्यकाल में 2.5 दिन भी मंत्रालय में न जाने वाला आलसी आदमी आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के बारे में बोलेगा? श्रीमान उद्धव ठाकरे अपनी औकात देख करके बोलते तो शायद लोग उस बात को पसंद करते। आदरणीय अमित शाह जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे अपने आप में एक पोलादी महापुरुष है कि जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर अपने को सिद्ध किया है और कोई राजनीति उनकी विरासत में नहीं आई। जो उद्धव ठाकरे को विरासत में राजनीति मिली पर वो भी वो टिका न सके, ऐसा आलसी आदमी हमारे गृह मंत्री पर बोले, ये शोभा नहीं देता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हर मतदाता अपने वोट से विकास को ताकत देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता एनडीए सरकार के कामकाज पर भरोसा जताते हुए फिर उसे अवसर देगी। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बीते 20 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। हर घर तक नल का पानी, बिजली, सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय और विकास आधारित शासन ही एनडीए की पहचान है। दिवाली, छठ हर बार तो चुनाव के बीच में पड़ ही जाता है, क्योंकि ऐसा समय रहता है नवंबर का। तो इस बार क्योंकि अर्ली पड़ गया है इसलिए हम लोगों का चुनाव के बीच में, लेकिन जब भी हम देख रहे हैं 20-25 वर्ष से, जब से नवंबर में चुनाव आसपास ही होता है। अच्छा है, सब लोग बाहर से भी आए हुए हैं और बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। सब लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में लोग विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे और विकास के मुद्दे को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर नली गली, मूलभूत संरचना, न्याय के साथ विकास और लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ठीक किया है, उसका प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे निगल गए हैं और वे मुंबई के लिए अजगर जैसे हैं जो दिन भर सोते और खाते हैं लेकिन शहर को बर्बाद कर दिया। बावनकुले ने अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से की जिन्होंने देश को मजबूत बनाया और आतंकवाद से निपटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ने न सिर्फ अपनी पार्टी को कमजोर किया बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाया है। ये मुंबई को तो निकला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। ये तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। इन्होंने पूरा मुंबई को खा डाला है। जिस अमित भाई ने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए, दहशतवाद समाप्त करने के लिए, माओवाद समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, हमारे मोदी जी ने 11 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर गए, आतंकवादियों को उससे घर में जाके मारा है। ऐसे व्यक्ति को आप एनाकोंडा कहेंगे? एनाकोंडा अजगर तो ये लोग हैं, मुंबई खा डाला इन लोगों ने 40 साल।
और ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी, वो भी खा ली, शिवसैनिक के हक को भी खा लिया, और यहाँ पर हिंदुत्व को भी नहीं रखा, हिंदुत्व को भी खा डाला है। इनके रैली में, उद्धव ठाकरे की रैली में, वो नासिक में रैली देखो, परभनी में, वहाँ तो पाकिस्तान के ध्वज, पाकिस्तान के झंडा फहरा रहे थे इनके कार्यकर्ता। तो ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिनकी मानसिकता पूरी चुनाव के बाद खत्म हो चुकी है, और अब उनको मालूम है कि अमित भाई को गलत बोलना, देवेंद्र जी को गलत बोलना, गलिच्छ शब्द में बोलना, इससे वोट थोड़ी बढ़ते हैं। वो अपना एक लीडरशिप प्रूव करने की बात करें। लीडरशिप कहाँ प्रूव होती है? चुनाव में होती है। आने वाले चुनाव में, मुंबई में आने वाले चुनाव में ये घर जाने वाले हैं, और एक 51% की लड़ाई हम जीतने वाले हैं, महायुति, हमारा अलायंस। इनको ये मालूम हुआ है करके ये अभी से गाली वाली देकर अपनी साख बचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र लगभग तैयार कर लिया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये घोषणा पत्र आम आदमी की जरूरतों और बिहार के स्वाभिमान को केंद्र में रखेगा। उन्होंने बताया कि इसमें दवा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, पलायन रोकने और सांप्रदायिक तनाव के समाधान पर भी जोर रहेगा। तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का उद्देश्य हर आम बिहारी के हितों की रक्षा करना और राज्य को न्याय, समानता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। दवाई, पढ़ाई, सुरक्षा, आम आदमी को रोजगार, किसान को पैदावार का भरपूर इनाम, लागत में जोड़कर पलायन रोकना, सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ा है उसको संभालना, जोड़ना। इंतजार कर लीजिए कुछ घंटे। बिहार के स्वाभिमान को जगाने वाला, रक्षा करने वाला, उसका बिहारियों के, आम आदमी बिहारी जो है उसके हितों को देखने वाला हमारा घोषणा पत्र आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आज राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा पहले ही घोषित हो चुका है और अब बिहार के लिए अगले 5 वर्षों का विजन और योजना जारी की जा रही है, जिसे उन्होंने तेजस्वी का प्रण पत्र बताया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि एनडीए अब तक अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर पाया और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि एनडीए का विजन क्या है और वो बिहार को आगे कैसे ले जाने की योजना बना रहा है। देखिए, साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है, और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को, कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं है, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम करते हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश दर्शाती है। शर्मा ने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी है और जिम्मेदार नेताओं को इस तरह के भ्रामक बयान देने से बचना चाहिए। शर्मा ने कहा कि जनता अब ऐसे राजनीतिक हथकंडों को भली भांति समझ चुकी है। वक्फ कानून किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। वक्फ कानून को भारत की सर्वोच्च संस्था संसद ने कानून पारित किया है, लोकसभा और राज्यसभा ने।
ये तेजस्वी यादव जी इस प्रकार की भाषा, थोड़े बहुत अगर समझदारी होगी पॉलिटिकल, तो क्या जो संसद ने कानून बनाया है उसे कोई दल या कोई नेता कोई इस प्रकार के बयान दे सकता है? ये देश विरोधी कृत्य है कि आप किसी संसद के कानून के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। केवल किसके लिए? तथाकथित एक वर्ग के वोट बैंक जो आप जिसे मानते हैं उन्हें प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की आप भाषा बोल रहे हैं। संसद का कानून है, मेरा और आपका कानून नहीं है, और देश के लिए संसद ने कानून बनाया है। तो इसलिए यह दुर्भाग्यजनक है इस प्रकार के बयान देना, और चुनाव के समय में इस प्रकार का झूठ बोलना और प्रलोभन देना एक वर्ग को, यह भी चुनाव को प्रभावित करने वाला ये बयान है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन आयोग की चुप्पी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताता है। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें कांग्रेस पर जननायक की उपाधि चुराने का आरोप लगाया गया था। खेड़ा बोले, राहुल गांधी को जनता ने जननायक बनाया है। समस्याएं आई जो चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही एक धब्बा लगाया, उसका क्या होगा? क्या उसके जवाब मिले जो सवाल बिहार की एसआईआर से निकले हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने पड़े। और अब ये एसआईआर जो 12 राज्यों में आप करा रहे हैं, आप कैसे करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नियत है आपकी? 2003 में भी एसआईआर हुई थी, क्या उसके दिशा निर्देश आप सार्वजनिक करेंगे जो 2003 में हुई थी एसआईआर? क्या उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करेंगे आप? ये सब तो जवाब देने पड़ेंगे ना। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। राहुल गांधी को आप लोगों ने जननायक कहा, किसको लेकर विवाद? हम लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। अब लोगों की जो भावना है उसका अपमान अगर करना चाहे कोई तो करे। मैनिफेस्टो भी आप लोग आज जारी कर चुके हैं। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। हम सबसे पहले मैनिफेस्टो भी ला रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। और क्या होगा सर मैनिफेस्टो में? वादे हैं 20 साल से जो बिहार को ठगा, मुझे लगता है बिहार को अब उसके निवारण की आवश्यकता है। मैनिफेस्टो में निवारण के अनेक। लखनऊ में आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौड़ जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा याहियागंज पहुंचकर यात्रा का स्वागत किया और कहा कि जहां गुरु महाराज के चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। उन्होंने सिख गुरुओं के भारत की सनातन परंपरा में योगदान को अविस्मरणीय बताया। योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए गुरुचरण यात्रा के महत्व को रेखांकित किया। हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से
इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।